हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल का प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं का योग 16 वर्ग सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल जो है वो 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समलंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ इंटू का समांतर भुजाओं का योग इंटू का ऊंचाई होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, एरिया कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि हो जाएगा एरिया 48 बराबर में ये हाफ इंटू का समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ से दिया कि योगफल जो है वो 16 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछा है तो ये हो जाएगा ऊंचाई एच, तो ऐसे हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 8 छक 48, यानी कि इसका जो ऊंचाई है वो है 6 सेंटीमीटर का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पी और क्यू एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो क्यू अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, जैसे पी और क्यू दो व्यक्ति हैं जिसमें कि पी और क्यू मिलकर इस काम को समाप्त करते हैं 12 दिनों में, जबकि ऐसा प्रश्न में कि पी जो है वो अकेला इस काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है, कि पी जो है वो 20 दिन में ही इस काम को पूरा कर देता है। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो 20 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो यहाँ से पी और की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 12 5 60, जबकि पी का केवल क्षमता आ जाएगा 20 3 60। यहाँ से जब पी कर रहा है 3 और दोनों का क्षमता है कितना 5, तो क्यू की क्षमता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि क्यू अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो क्यू की क्षमता है कितना 2 और कार्य करना है 60 यूनिट, तो एक बराबर हो जाएगा ये 30 दूनी 60, कि 30 दिन में क्यू जो है वो इस पूरे काम को समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से जो दो चाल दिया रहेगा तो इसका जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है 2xy, यानी कि 2 गुना उन दोनों चाल का गुणनफल, और बटा में होता है उन दोनों चालों का योगफल होता है। यहाँ से एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गुने इन दोनों चालों का गुणनफल, तो पहला है 60, दूसरा है 40 और बटे में हो जाएगा जोग, तो 60 40 का जोग 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 5 100, 12 5 60 और 12 दूनी 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वह इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि जो है वो 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि हो जाती है, जैसे मूलधन दिया है तो यहाँ से मान लेते हैं कि मूलधन जो है मूलधन वो कितना है, अनुपात में यहाँ से 7/5 हो जाती है। तो जो बटे में रहता है यानी कि हर में जो रहता है उसी को मान लें कि हमारा मूलधन है। तो जब मूलधन मान लेते हैं कि ये हमारा है 5, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये 5 का 7/5 यानी कि हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका मिश्रधन। और ब्याज बराबर में होता है क्या कि मिश्रधन माइनस का मूलधन होता है, तो ऐसे ही बराबर में आ जाएगा ये 7 माइनस का 5 यानी कि हो जाएगा 2, और ऐसे बराबर में होता है PRT बटा में 100, तो P इतना है, आर यहाँ से ज्ञात करना है, T कितना दिया है, ये दिया कि 8 वर्षों में, तो ये हो जाएगा 8 और बटे में यहाँ से हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से हो जाएगा 2 चौके 8 और ये 4 5 20 5 100, यानी कि यहाँ से जो रेट है वो यहाँ से है कि ये 5% का रेट है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3 हो तो छोटी संख्या का मान कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे दिया कितना कि 11 संख्या का औसत 36 है, तो 11 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो 36 है, तो इसका योग हो जाए कितना, ये हो जाएगा 36 इंटू का 11, तो 11 छः 66, 11 33 और 6 39 इनके 396 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दिया है कि
जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। लेकिन 9 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो यहाँ से दिया कि ये 34 है। तो इसका कितना योग हो जाएगा? 9 संख्याओं का योग, यहाँ से ये योग हो जाएगा 34 इंटू का 9, तो 9 चौके 36, ठीक है, 3 9 तिया 27 और 3 30, इनके 306 जो है वह इन दो संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। और जबकि प्रश्न में दिया कि शेष दो संख्या का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ से शेष संख्या कितना हो जाएगा? टोटल है यहाँ से 11, जिसमें कि यहाँ से 9 का दिया है योग इतना तक। अगर टोटल में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो हमारे शेष दो संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? शेष दो प्राप्त संख्या, शेष दो संख्याओं का योग जो हो जाएगा, संख्याओं का योग वो यहाँ से हो जाएगा 396 माइनस का 306, यानी कि हो जाएगा कितना? 90 हो जाएगा। जबकि ऐसे प्रश्न में दिया कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो अनुपात में कितना योग हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 का मान ऐसे दिया है 90, तो यहाँ से 1 का मान हो जाएगा या 18 5 90। तो प्रश्न में यहाँ से पूछा है कि छोटी संख्या क्या मान बताइए, तो छोटी अनुपात कितना है? 2 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 हो जाएगा। छोटी संख्या जो है वो यहाँ से 36 है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष पूर्व समीर एवं अशोक की आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 था और 1 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 होगा। तो वर्तमान में दोनों के आयु का योग कितना होगा वर्षों में, ठीक है। तो ऐसे दिए कि 1 वर्ष पूर्व, तो मान लेते हैं कि यहाँ से इसका वर्तमान पॉइंट है, ठीक है, ये वर्तमान है, और 1 वर्ष पूर्व वर्तमान से यहाँ से हो जाएगा 1 साल पूर्व, ठीक है। ये कितना अनुपात दिया है? ये दिया है कि समीर और अशोक है, कि समीर और अशोक है, और इनके आयु का अनुपात यहाँ से दिया है कि 4:3 है, ठीक है। फिर यहाँ से दिया कि 1 वर्षों के बाद, इनके वर्तमान से 1 वर्षों के बाद का आयु दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना है? समीर और अशोक की आयु का अनुपात ये है, ये 5:4 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो समीर कितना हो जा रहा है? 4 से ये 5 हो जा रहा है, जबकि अशोक भी यहाँ से 3 से 4 हो जा रहा है। इनके अनुपात में इनका अंतर कितना है? 1 का, जबकि वर्षों में कितना अंतर है? 1 साल और 1 साल 2 साल का अंतर है। तब पूछा यहाँ से कि दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष पहले का इनके आयु का योग कितना हो जाएगा? ये 4 और 3 7 हो जाएगा, इनके 7 बराबर में हो जाएगा ये 7 दूनी 14। तो 1 वर्ष पहले का है, तो 1 वर्ष बाद इनके वर्तमान में जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष दोनों में जुटेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 14 प्लस का 2 16 हो जाएगा, जो इनके वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पिता अपने पुत्र के जेब खर्च में 20% की वृद्धि करता है। यदि वृद्धि के बाद पुत्र को 300 रुपये मिलते हैं तो वृद्धि का पहले उसका जेब खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे दिए कि 20% की वृद्धि हो जाती है। तो मान लीजिए कि पहले इसका जो जेब खर्च था, जेब खर्च वह था 100%, ठीक है। तो 20% वृद्धि करता है पिताजी इनके खर्च में, तो कितना हो जाएगा? 100 से 20 अधिक, यानी कि हो जाएगा कितना? यहाँ से हो जाएगा 120%। 120% का जो मान दिया है वो रुपया में कितना दिया है कि 300 रुपया मिल रहा है इसको। तो यहाँ से 1% का मान हो जाएगा 300 बटा में 120 हो जाएगा, ठीक है। तो माने कितना जेब खर्च इसका? 100% माने, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 300 बटे में 120 और इंटू का हो जाएगा ये 100, ठीक है। यहाँ से 20 छाके 20 से, और ये 20 पाँचे 100, और ये 6 पाँचे 30, यानी कि 50 बार में। तो इसका जेब खर्च जो है वो 5×25 यानी कि 250 रुपये इसका पहले जेब खर्च था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से 14 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। तो चीनी का नया मूल्य प्रति केजी कितना होगा, ठीक है। तो 10% का जब कमी होता है तो ये 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदता है। 10% का जो मान दिया है वो यहाँ से दिया कि 500 ग्राम यानी कि आधा केजी। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का यहाँ से मान हो जाएगा ये 1/2 इंटू का 10% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 100% का मान कितना हो जाएगा? इनकी इसका पहले जो मूल्य कितना था तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू का ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से 20 पाँचे 100 की 5 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब बोला कि वर्तमान मूल्य घटा हुआ, तो वर्तमान मूल्य यहाँ से हमारा जाएगा
वर्तमान मूल्य वो कितना है, ये यहाँ पर है कि जब कमी होता है तो इसको 14 रुपये में 500 अधिक चीनी खरीद लेता है कि रुपये प्रति मात्रा होता है। तो अभी कितना है, अभी ये 14 रुपये और पहले कितना था 5 रुपये प्रति केजी था। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 4 5 8 40, 2.8 रुपये प्रति केजी इसका मूल्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से दिया कितना कि एलसीएम जो है, एलसीएम व एचसीएफ का 14 गुना है। यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का कितना अनुपात हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ के यहाँ से अनुपात हो जाएगा, ये 14:1 हो जाएगा। जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 600 है, यानी कि अनुपात में कितना योग हो जाएगा, 14 और 1 15, और इस 15 का मान दिया है 600। जैसे 1 का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 15 चौके 60 और ये 0। तो यहाँ से एलसीएम कितना हमारा जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ यहाँ से हमारा जाएगा वो ये 14 चौके 56 कि 560, और यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ ये 40 हो जाएगा। जबकि साथ ही हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। यहाँ से हो जाएगा पहली संख्या कितना है, एक है 80, यानी कि 80 इंटू दूसरी संख्या का मान लेते कि वो है x, बराबर भी हो जाएगा 560 इंटू का ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देगा 8 7 56 और 7 चौक 28, दूसरी संख्या जो है वो है 280 है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन का एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुआ है, ठीक है। तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः कितना होगा, ठीक है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय एरिया होता है वो होता है 2 इंटू का LB प्लस BH प्लस HL, और घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 इंटू का भुजा स्क्वायर। तीन दोनों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा पहले, तो यहाँ से दिया है कि 3 ठो घन है, कि यहाँ पर ये हो गया 1 ठो घन, ठीक है, और ऐसे ही 3 ठो घन यहाँ से जुटे और वो घनाभ का निर्माण करें। तो यहाँ से इसका लंबाई कितना है, ये 4 है घन का, और ऊंचाई भी है 4 और चौड़ाई भी है 4। तो ये 4 जब हो जाएगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा घनाभ का लंबाई हो जाएगा ये 4 4 8 4 12, चौड़ाई हो जाएगा यहाँ से 4 और ऊंचाई हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा घनाभ का ये सरफेस एरिया 2 इंटू का ये लंबाई में चौड़ाई, तो बरचौक 48, ठीक है, प्लस का ये चौचौक 16 प्लस का ये बरचौक 48, और ये अनुपात क्या हो जाएगा, ये 3 ठो घन है तो 3 गुने ये 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 2 गुने ये 48 से 48 96 प्लस का 16 यानी कि 112 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 36 18 इंटू का 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 2 8 16 और ये 8 एकम 8, ठीक है, 3 8 चौके 32 और ये 7 दूनी 14 और ये 9 दूनी 18, यानी कि इसका जो अनुपात आ जाएगा वो 7:9 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।